Hello students, welcome back to the online platform of Vedant Academy. My name is Jyoti and we are doing NCERT series 9 to 12 and today we are doing part 2 of chapter 5 in which we are doing pastoralism. पेस्टरलिज्म इंडिया में किस तरह से था, कैसे वहां पर लोग सरवाइव कर रहे थे और कैसे कॉलोनियल रूल जो है उन पर बर्बरता से क्या कर रहा था कि उनकी रिजर्व्ड फॉरेस्ट में उनकी एंट्री बंद करा दी थी, उनके चारागाहों में उनको टैक्स देना पड़ता था। तो ये सब हमने पढ़ा इंडिया के तौर पर, लेकिन बाद में चलकर हमें पता चला कि उन लोगों ने सरवाइव किया। और फिर जब इकोलॉजिस्ट ने लास्ट में क्या कहा कि जो लोग वो कर रहे हैं, जो चारागाह वाले लोग हैं, जो आप जिनको बोलते हैं गडरिये बोलते हैं, शेफर्ड बोलते हैं, कि वो एक बहुत अच्छा तरीका है माउंटेन्स पर या कुछ हिली रीजन्स पर अपने जीवन को यापन करने का। अब हम आज की वीडियो में जो बात करेंगे वो बात करेंगे इंडिया से बाहर, एंड दैट इज इन अफ्रीका। अफ्रीका इज इन योर कोर्स। सो आज हम बात करेंगे पेस्टरलिज्म जो था वो अफ्रीका में किस तरह से था, वहां पर लोगों के साथ क्या हो रहा था। इंडिया के बारे में तो हमने बहुत सारी कम्युनिटीज पढ़ ली हैं, लेकिन अब हम अगर वर्ल्ड हिस्ट्री की भी बात करें तो अफ्रीका का हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो देख लेते हैं अफ्रीका में क्या हो रहा था उस टाइम पे। Let us move to Africa where over half of the world's pastoral population lives. तो क्यों इम्पोर्टेंट है कि जहां पर half of the world population of pastoralism lives in Africa. Even today, अगर हम आज की बात करें तो भी 22 million Africans depends on some form of pastoral activity for their livelihoods. कि आज भी 22 मिलियन लोग सिर्फ इसी पर डिपेंडेंट हैं। They include communities, अब उसमें कुछ कम्युनिटीज आ जाती हैं, जैसे आपकी आ गई, अभी हम देख लेते हैं कौन कौन सी कम्युनिटीज उसमें आती हैं। बेदोइन्स आ गई, बर्बर्स आ गए, मसाई आ गई, सोमाली आ गई, बोरन आ गई और तुर्काना आ गई। और इसके बारे में हम ज्यादातर पढ़ेंगे मसाई कम्युनिटी के बारे में। ओके, तो ये लोग कहाँ रहते हैं? मोस्ट ऑफ देम नाउ लिव इन सेमी एरिड, जो आपके अर्ध शुष्क ग्रास लैंड होते हैं या आपके एरिड डेजर्ट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये लोग रहते हैं जहां पर क्या है, वेयर रेन फेड एग्रीकल्चर इज डिफिकल्ट। यहाँ पर रेन फेड जो एग्रीकल्चर है वो बहुत मुश्किल है। तो ये लोग क्या करते हैं, केटल को चराएंगे, कैमल्स को, गोट्स को, शिप को, डोंकीज को। उसके बाद उनको क्या करते हैं, उससे अब हमें इनको क्या फायदा होता है कि उसका मिल्क भी बिकेगा, मीट भी जाएगा, एनिमल स्किन और उसकी ऊन भी जाएगी। तो सिर्फ एक चीज नहीं कि चरा रहे हैं अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उससे काफी सारी चीजें इंक्लूड करते हैं उसमें। उसके बाद कुछ लोग ट्रेड से भी कमा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट से भी कमा रहे हैं, और अदर लोगों ने क्या कर दिया, पेस्टोरल एक्टिविटी को जैसे इंडिया में किया था एग्रीकल्चर से जोड़ दिया। ठीक है, एंड स्टिल अदर्स डू अ वैरायटी ऑफ ऑड जॉब्स, और अपनी अर्निंग करने के लिए कुछ और जॉब्स में भी लोग इंक्लूडेड है। अब कैसे कॉलोनियल पीरियड में और पोस्ट कॉलोनियल पीरियड में इनकी लाइफ इफेक्ट हुई थी। इंडिया का हमने देख लिया, तो कॉलोनियल वाले जो लोग हैं इनको छोड़ेंगे वो इनको तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। इंडिया में तो भी लोग विद्रोही थे। अब यहाँ पर उन लोगों ने क्या करना शुरू किया, देखो यहाँ पर भी कुछ रूल्स बनाए, कैसे कैसे चेंज किया। वी विल डिस्कस सम ऑफ दीज चेंजेस लुकिंग एट द कम्युनिटी मसाई को हम डिटेल में पढ़ेंगे। जो मसाई कैटल थे वो क्या कहते, पहले रहते थे ईस्ट अफ्रीका में। ठीक है, उसमें से आपके जो 3 लाख के करीब थे वो थे साउदर्न केन्या में, और आपके जो अलग से 1.5 लाख के करीब है वो है तंजानिया में। उसके बाद फिर नए रूल्स आए, फिर कैसे उनकी लाइफ इफेक्ट होती चली गई। जैसे कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई कि उनकी जो ग्रेजिंग लैंड थी, अब क्या कर रहे हैं, वो हर्डर्स हैं, ग्रेज करा रहे हैं कैटल्स को, और उनकी वो लैंड ही छीन ली जाए तो क्या होगा, उनकी लाइफ इफेक्ट ही होगी। तो क्या हुआ कि उनसे क्या किया, उनकी ग्रेजिंग लैंड छीन ली गई। अब कॉलोनियल टाइम से अगर पहले की बात करें, तो उनके पास कितनी लैंड थी, देखो, नॉर्थ केन्या से टू द स्टेपीज ऑफ नॉर्दर्न तंजानिया। आपके जो स्टेपीज घास के मैदान थे जो तंजानिया के, वहां तक, नॉर्थ केन्या टू नॉर्दर्न तंजानिया। अब क्या हुआ, यूरोपियन इंपीरियल पावर ने क्या किया, उसको डिवाइड कर दिया। तो क्या हो गया, आधा बट गया, कट कर दिया हाफ में, तो क्या हो गया, अब बाउंड्री आ गई, ब्रिटिश केन्या बन गया एंड जर्मन तंगनाइका बन गया। सो अब ये बट गया, तो अब 2 पार्ट से बट गया, तो इनकी कम्युनिटीज जो है वो भी दोनों पार्ट्स में बट गई। अब कितनी लैंड किसको मिली वो सब नहीं पता है। और ब्रिटिशर्स की अगर हम बात करें
तो उन्होंने जो कॉलोनियल पीरियड के टाइम पर अफ्रीका को इस तरह से डिवाइड किया था, जैसा कि आप इस मैप में भी देख सकते हो कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। अदरवाइज क्या होता है कि बिल्कुल ऐसे लग रहा है आपको कि स्केल खींच के जो है डिवाइड किया है। तो इससे क्या हुआ, क्योंकि जो आपकी कम्युनिटीज थी जो इधर उधर चली जाती थी, जो आपके पेस्टरलिस्ट लोग थे, तो अब वो क्या हुआ, जैसे जैसे ये बढ़ता चला गया ऐसे ऐसे ये लोग भी दो दो पार्ट्स में डिवाइड होते चले गए। ठीक है, तो इसमें मैप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो अब क्या हुआ, सब्सिक्वेंटली द बेस्ट ग्रेजिंग लैंड्स वर ग्रेजुअली टेकन ओवर फॉर द वाइट सेटलमेंट। अपने लिए ले लिया उन्होंने, जो अच्छा जो जमीन थी, जो अच्छा ग्रेजिंग लैंड था वो उनके लिए हो गया। एंड जो मसाई लोग थे जो उसी पे काम करते थे, मसाई वर पुश्ड इनटू अ स्मॉल एरिया इन साउथ केन्या एंड नॉर्थ तंजानिया और साउथ केन्या, उनको दे दिया गया। और जो अच्छी लैंड थी वो अपने लिए ले ली गई, उसको नाम दिया गया वाइट सेटलमेंट, अपने लोगों को सेटल कराने के लिए वहां पर। ठीक है, द मसाई lost about 60% of their pre-colonial land। अब देखो 60% उनकी लैंड उनसे ले ली गई, जो उनकी ही लैंड थी, उनकी 60% लैंड छीन ली इन्होंने। एंड दे वर कन्फाइंड टू एन एरिड जोन विद अनसर्टेन रेनफॉल एंड पुअर पास्चर, जहाँ पर वो चारा भी नहीं है, उसकी बिल्कुल बुरी हालत है, जहाँ पर उनका जो है रेनफॉल भी अनसर्टेन है, उस एरिया में उनको, उस एरिड जोन में उनको कन्फाइन कर दिया कि आपको यहाँ रहना है। फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी द ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट इन ईस्ट अफ्रीका, उन्होंने फिर वही किया जो इंडिया में किया। आप देखना कि इनकी जो पॉलिसीज है ना, हर एक कंट्री में इन्होंने एक ही तरह से अपनाई है। इन्होंने कल्टीवेशन के लिए लोगों को जगाना शुरू किया कि कल्टीवेशन करो, कॉमर्शियल क्रॉप लगाओ। क्यों? क्योंकि यूरोप में उसकी मांग बढ़ रही थी, यूरोप की मांग को यहीं से इनको पूरा करना था। तो ऐसे ही क्या हुआ, फिर जैसे जैसे कल्टीवेशन एक्सपेंड होता गया तो जो पास्चर लैंड थी वो कल्टीवेटेड फील्ड्स बन गए, कल्टीवेटेड फील्ड्स बन गए तो फिर क्या होना शुरू हुआ, जो मसाई पास्चरिस्ट थे हैड डोमिनेटेड देयर एग्रीकल्चर नेबर्स बोथ इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली। और जो मसाई लोग जो अपने जो नेबर्स होते थे उनको पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली दोनों में डोमिनेट करते थे, अब उनकी कंडीशन जो है रिवर्स हो गई। अब उनकी कंडीशन हो गई रिवर्स, वो बिल्कुल उनको खाने तक के क्या हो गया, खाने तक के लाले पड़ गए। लार्जर एरियाज ऑफ ग्रेजिंग लैंड ऑल्सो टर्म्ड इनटू गेम रिजर्व्स लाइक मसाई मारा एंड संबुरु नेशनल पार्क इन केन्या एंड सेरेनगेटी पार्क इन तंजानिया। अब इनको गेम रिजर्व्स में बदल दिया गया। उसके बाद क्या करा गया, जैसे इंडिया में किया था, आपको हमेशा कंपैरिजन करना है क्योंकि इंडिया का आपको दिमाग में रख के चलना है। वहां पर ना तो हंट कर सकते हैं, ना लोग जा सकते हैं, उनको परमिटेड ही नहीं है। उसके बाद वेरी ऑफन दीज रिजर्व्स वर इन एरियाज दैट हैड ट्रेडिशनली बीन रेगुलर ग्रेजिंग ग्राउंड्स फॉर मसाई हर्ड्स एंड द सेरेनगेटी नेशनल पार्क फॉर इंस्टेंस वर क्रिएटेड ओवर 14,760 किलोमीटर ऑफ मसाई ग्रेजिंग लैंड। आप देख सकते हो, नाउ यू कैन टेक द एग्जांपल कि मसाई का ग्रासलैंड है, मसाई लोगों का, उसका 14,760 किलोमीटर कितना बैठता है, वो उनसे ले लिया गया और वहां पर क्या कर दिया गया, सेरेनगेटी नेशनल पार्क वाज क्रिएटेड ओवर देयर, उनकी लैंड को छीन कर। ठीक है, अब बना रहे हो किसी चीज का, पर ये थोड़ी कि आपने उस कम्युनिटी को तो बिल्कुल बाहर निकाल दिया है और उस जगह पर आप स्टेब्लिशमेंट कर रहे हो। जैसे इंडिया में उन्होंने क्या किया था, हंट कराना शुरू किया था, किस नाम पर, कि हम हंट करेंगे, वाइल्ड एनिमल्स को भगा देंगे, और उसका नाम क्या दिया था कि टू सिविलाइज इंडिया, इंडिया को सिविलाइज करने के लिए। तो ऐसी ऐसी उनकी जो पॉलिसीज थे वो बनाते गए और उन्होंने पूरे विश्व में इस तरह से ही किया है। द लॉस ऑफ द फाइनेस्ट ग्रेजिंग लैंड्स एंड वाटर रिसोर्सेज क्रिएटेड प्रेशर ऑन द स्मॉल एरिया ऑफ लैंड। अब जिसमें वो रह गए, अब आप किसी को इतनी बड़ी जगह, हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि इतनी बड़ी जगह है, उसमें से उसको निकाल के इतनी सी जगह दे दी है, तो अब पहले वो सारा पानी घास यूज करते थे इतनी एरिया का, अब वो प्रेशर किस पे आ गया, सिर्फ इतनी सी लैंड पे आ गया है, तो वो नहीं कर सकती, उनकी डिमांड फुलफिल नहीं कर सकती है। तो क्या हुआ, अब उनकी जो क्वालिटी थी वो भी डिटोरिएट हो जाएगी, डिटोरिएट हो जाएगी, ठीक है, गिर जाएगी, तो वो जो क्वालिटी थी वो भी डिटोरिएट हो गई। एंड फोडर वाज ऑलवेज इन शॉर्ट सप्लाई, और जो चारा था वो बिल्कुल सप्लाई उसकी बिल्कुल कम थी। फीडिंग द कैटल बिकेम अ पर्सिस्टेंट प्रॉब्लम, अब वो कैटल को फीड भी नहीं करा पाते थे, सबसे ज्यादा मुश्किल उनको इस चीज में आ रही थी। द बॉर्डर्स आर क्लोज्ड, अब उनको बांट दिया गया एंड द बॉर्डर्स आर क्लोज्ड, तो अब वो क्या कर सकते थे, इधर से इधर भी नहीं जा सकते थे। अगर सपोज करो लाइन यहाँ पर खिंच गई है
और यहाँ पर खत्म है और यहाँ पर चारा चराना है उन्हें, तो वो नहीं जा सकते। ठीक है, तो देखिए, इन द 19th century, African pastoralists could move over vast areas, वो जाते थे, ठीक है, बट जब उनको एग्जॉस्ट कर दिया गया एक ही प्लेस पे, तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगाना शुरू कर दिया। एंड लाइक द मसाई, अदर पेस्टोरल ग्रुप्स वर ऑल्सो फोर्स्ड टू लिव विद इन द कन्फाइंस ऑफ स्पेशल रिजर्व्स। एंड जो बाउंड्रीज थी, उनकी लिमिट थी जहां तक वो जा सकते थे, एंड दे वर नॉट अलाउड टू मूव आउट विद देयर स्टॉक विदाउट स्पेशल परमिट्स, एज इन इंडिया कि परमिट के बिना तो उनको जाना ही नहीं है। एंड इट वॉज डिफिकल्ट टू गेट परमिट्स, और जब तक अब वो आपको हेरेस नहीं करेंगे, आपको ट्रबल में नहीं डालेंगे, आपको अपना फेवर नहीं मांगेंगे, तब तक वो परमिट नहीं मिलेगा आपको। Those found guilty of disobeying the rules were severely punished, और जो इस रूल को फॉलो नहीं करेगा, डिसओबे करेगा, उसको बुरी तरह से पनिश किया जाएगा। ठीक है, उनको अब पनिशमेंट भी उनकी देखिए, अपने कोड़े मार के पनिश करते थे, निकाल देते थे। सो अब क्या हो गया, पेस्टोरलिस्ट को उन्हीं के घर में जाने के लिए परमिट चाहिए, और उनको एक लैंड पर कन्फाइन कर दिया है। अब स्कैरसिटी है रिसोर्सेज की। ठीक है, तो क्या होगा वहां पर, कैसे फिर चलेगा काम वहां पर। अब वो मार्केट में नहीं जा सकते, जो वाइट एरिया जो वहां पर उनके लोग हैं, उस मार्केट में भी वो नहीं जा सकते हैं। उसके बाद किसी भी तरीके की ट्रेड में वो हिस्सा नहीं ले सकते हैं। ठीक है, एंड वाइट सेटलर्स एंड यूरोपियन कॉलोनिस्ट सो पेस्टोरलिस्ट एज डेंजर एंड सैवेज पीपल विद whom all contact had to be minimized। अब उन्होंने, जो वाइट पीपल आए, उन्होंने क्या किया, जो पेस्टोरलिस्ट लोग थे उनको डेंजरस बनाना शुरू कर दिया। वो लोग वाइट थे, तो उन्हें क्या लगता था, उनकी एक भूमिका बना दी गई डेंजरस बना दी गई। कोई चीज डेंजरस है तो उसमें क्या कहा जाता है कि इससे जितना कम कांटेक्ट हो सके उतना कम कांटेक्ट रखना है। ठीक है, तो इसलिए ना तो वो अब ट्रेड कर सकते हैं, ना वो बाजार में जा सकते हैं जहां पर उनके वाइट एरियाज हैं। तो अब क्या होगा, उनसे सारा लिंक कट ऑफ हो गया। However, never really possible because white colonists had to depend on black labor to bond mines। अब देखिए, पूरा का पूरा कनेक्शन कट नहीं किया है, मिनिमाइज कर दिया है। क्यों, लेबर कहां से आएगी, लेबर आएगी ब्लैक पीपल, जो वहां के लोग हैं वो उनको लेबर का काम करेंगे। ठीक है, और कुछ लोगों को तो सिर्फ इसलिए वो जंगल में जाने देते थे, सिर्फ इसलिए कि वो फ्री में उनके लेबरर का काम करें, और उनके जो कैटल है वो उन पर उनकी लकड़ियों को ढो सके। तो इसलिए लेबरर्स के लिए वो उन लोगों को यूज करते थे, और अदरवाइज उनसे सारे के सारे जो लिंक थे उनके वो कट ऑफ थे। The new territorial boundaries and restrictions imposed on them suddenly changed the lives of pastoralists। Of course, जितने ज्यादा उन पर ही रेस्ट्रिक्शन लग गई, उससे उनकी लाइफ जो है बुरी तरह चेंज हो गई। एंड उससे फिर क्या हुआ, उनकी एक्टिविटीज भी बदल गई। अब पहले वो क्या करते थे, अर्लियर पेस्टोरलिस्ट नॉट ओनली लुक्ड आफ्टर एनिमल बट ट्रेड भी करते थे। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई आपका कुछ पत्ती में कुछ है आपका मेडिकल पर्पज से, या किसी से भी ट्रेड एंशियंट टाइम से बहुत ज़्यादा मतलब इस ट्रेंड में रहा है कि ट्रेड होती है फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की। अब वो भी नहीं कर सकते हैं। तो अंडर कॉलोनियल पीरियड डिड नॉट एंटायरली स्टॉप देयर ट्रेडिंग एक्टिविटीज बट दे वर नाउ सब्जेक्ट टू वेरियस रेस्ट्रिक्शन। सिर्फ ट्रेड ही नहीं, बहुत सारी चीज़ों पर उनकी रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी। अब धीरे धीरे वो पास्चर्स ड्राई हो गए। कैसे, अब क्या इफेक्ट पड़ता है उन पे, ड्रॉट अफेक्ट्स द लाइफ ऑफ पेस्टोरलिस्ट एवरीवेयर। वो तो जहां पर भी ड्रॉट आएगा तो सूखा पड़ेगा तो क्या खिलाएंगे, पानी के क्या पिलाएंगे। When rain fail and pastures dry, cattle are likely to starve unless they can be moved to the area where forage is available। जब तक वो उस जगह पर नहीं जाएंगे जहां पर ये सब चीजें अवेलेबल होंगी तो वो तो तड़पेंगे ना वहां पर। That is why they were nomadic। This word is nomadic, मतलब घुमंतु। इसीलिए तो वो लोग nomadic थे कि भाई अगर मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट में कि अगर बर्फ पड़ रही है तो वो शिवालिक की रेंज में आकर रहते थे, उसके बाद फिर वो वापस टॉप पर जाते थे मैदानों में। क्यों, क्योंकि एक जगह पे नहीं रह सकते। अब अगर बर्फ पड़ेगी ऊपर तो वो कैसे रहेंगे बर्फ में। तो ऐसे जब सूखा पड़ा है तो पानी नहीं है तो कैसे वहां पर सर्वाइव करेंगे। और अब वो एक फिक्स एरिया में बाउंड हो गए हैं, एक ही जगह पर रह रहे हैं तो कैसे करेंगे। तो इसलिए अब वो सब चीजें उनके लिए
नॉर्मल हो गई थी और वो शिफ्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि लार्ज नंबर में उनके जो कैटल्स थे और अब वो मरना शुरू हो गए। मरे कैसे? पहले भूख से, पानी से, फिर डिजीज होनी शुरू हो गई। और देखिए फिर कितने कैटल मरे कि केन्या में आपके 7,20,000, 8,20,000, 1,71,000 इस तरह से कैटल मरना शुरू हो गए। And in just 2 years of severe drought, 1933 and 1934, over half the cattle in Masai Reserve died. उनके जितने भी पॉपुलेशन थी कैटल्स की, उसकी आधी रह गई थी, आधी मर गई थी। And as the area of grazing land shrank, the adverse effect of droughts increased in intensity, and the frequent bad years led to steady decline of the animal stock of the pastoralist. एंड अल्टीमेटली वही हुआ कि अब धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो गया उनके एनिमल स्टॉक का। नॉट ऑल आर इक्वली इफेक्टेड। अब इसका मतलब क्या है कि नॉट ऑल आर इक्वली इफेक्टेड, मतलब इफेक्ट हो रहे हैं बट इक्वली इफेक्टेड नहीं हो रहे। किसी पे इस चीज का प्रभाव ज्यादा पड़ रहा है और किसी पर इस चीज का प्रभाव ज्यादा कम पड़ रहा है। तो वो देख लेते हैं। अब आपका इन मसाई लैंड as elsewhere in Africa, not all pastoralists were equally affected by these changes. अब दो लोगों में, दो कैटेगरीज में डिवाइड हो गई है। आपका एल्डर्स बन गए और वॉरियर्स बन गए, जो प्री कॉलोनियल टाइम की थी। तो जो एल्डर्स होते थे वो रूलिंग ग्रुप फॉर्म करते थे और क्या करते थे, एंड मेट इन द पीरियडिक काउंसिल्स टू डिसाइड द अफेयर ऑफ द कम्युनिटी। जो भी कम्युनिटीज के बारे में बात होती थी या डिस्प्यूट होता था उसको सेटल करते थे, वो थी एल्डर स्टाफ की जो कम्युनिटी थी। और जो वॉरियर्स होते थे, योद्धा जिसको बोलते हैं आप अगर लिटरल मीनिंग देखें तो, वो यंगर पीपल थे जो आपके प्रोटेक्शन करते थे ट्राइब का। तो जो एल्डर लोग थे दे रूल, एंड जो यंगर थे जिनको वॉरियर बोलते थे दे प्रोटेक्ट। ओके, दे डिफेंडेड द कम्युनिटी एंड ऑर्गेनाइज्ड कैटल रेड्स। वो सब वो ऑर्गेनाइज कराते थे, ठीक है, और उसको सोसाइटी में एक ऐसी वेल्थ की तरह समझा जाता था कैटल को। इट इज थ्रू रेड्स दैट पावर ऑफ डिफरेंट पेस्टरल ग्रुप्स वाज असर्टेड। और उससे क्या देखा जाता था, इन रेड से क्या देखा जाता था कि किस ग्रुप में कितनी मतलब पावर्स है उनके कैटल्स में, वो चीज की टेस्ट किया जाता था। यंग मैन केम टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज मेंबर्स ऑफ द वॉरियर क्लास व्हेन दे प्रूव्ड देयर मैनलीनेस बाय रेडिंग द कैटल ऑफ अदर पेस्टरल ग्रुप्स एंड पार्टिसिपेटिंग इन वॉर्स। कि वो उन चीजों को रेड करेंगे, वो दूसरे कैटल को भी रेड कर सकते हैं, ठीक है, और किस चीज में, वॉर्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनको वॉरियर का दर्जा दिया जाता था। एंड दे हाउएवर, और वो किसकी सब्जेक्ट करते थे, मतलब अथॉरिटी क्या थी उनके ऊपर, एल्डर्स। तो सबसे ऊपर जो अथॉरिटी होती थी वो एल्डर्स की होती थी और वो उसी को क्या करते थे, उसी अथॉरिटी को जाकर अपना सब चीजें उसी को बताते थे, उसी के वो सब्जेक्टेड थे, ठीक है। तो यंगर जो लोग थे वो वॉरियर्स की तरह काम करते थे, एल्डर्स रूलर की तरह काम करते थे, एंड दे प्रोटेक्ट एंड दे ऑर्गेनाइज। Now see, to administer the affair of Masai, the British introduced a series of measures that had important implications. जैसे उन्होंने क्या क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने चीफ बनाने शुरू कर दिए डिफरेंट सब ग्रुप। अब मसाई को उन्होंने डिवाइड कर लिया पूरी कम्युनिटी को, और उनके जो छोटे छोटे सब ग्रुप्स थे उनका चीफ बनाना शुरू कर दिया। और वही जो चीफ होता था वो उसका जो भी रिस्पॉन्सिबल होगा उनके अफेयर्स के लिए, उस ट्राइब के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा। तो जो पहले क्या होता था, एल्डर यंगर वाला सीन था, लेकिन अब क्या हो गया कि उन्होंने सब उनके मसाई को डिवाइड किया, छोटे छोटे ग्रुप बनाए और उस ग्रुप का एक चीफ बनाया और वो ही उस ट्राइब के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। सब कुछ चेंज कर दिया, ठीक है। और इन ये जो रेडिंग होती थी, वॉरफेयर होता था, इन सब पर उसने रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई। अब इससे क्या हुआ, अब बेचारे एल्डर्स वाली भी अथॉरिटी गई, वॉरियर्स की भी अथॉरिटी गई, वो बैठ गए खाली। मतलब एक तरह से बोल सकते हैं ना कि अब उनका क्या काम है। The chief appointed by colonial government often accumulated wealth over time. अब उनको पैसे से मतलब था भाई। They had a regular income with which they could buy animal goods, land, easily understandable, and they lent money to poor neighbors. अब उन्होंने क्या किया, कर्जा देना शुरू कर दिया, ठीक है। Many of them began living in towns, और टाउन में जाना स्टार्ट कर दिया और ट्रेड्स में अपना हिस्सा लेना शुरू कर दिया, ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया।
और उनके जो वाइफ्स होती थी, चिल्ड्रन होते थे, वो लोग एनिमल्स को देखते थे, वो मतलब एनिमल्स की जो टेक केयर होती थी वो उनके बच्चे और बीवी करते थे। एंड दीज चीफ्स मैनेज टू सर्वाइव द डिवास्टेशन ऑफ वॉर एंड ड्रॉट, उन सब चीज़ों को मैनेज करते थे कैसे उसमें रहना है। एंड दे हैड बोथ, पेस्टोरल इनकम भी उनके पास थी, नॉन पेस्टोरल भी थी, एंड जब पूरा का पूरा स्टॉक डिप्लीटेड हो जाए तब भी वो एनिमल्स खरीद सकते थे। बट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द पुअर, जो पूरे के पूरे उसी पे डिपेंडेंट थे, उनकी लाइफ के बारे में सोचो ना। चलो ठीक है, अमीर तो जी रहा है या थोड़ा बहुत जी रहा है, लेकिन पुअर के लिए कौन सोच रहा है? उनका तो सब कुछ ही खत्म हो गया। सो उनके लिए तो इससे बुरा टाइम नहीं हो सकता है। एंड उसके बाद जब फेमाइन का टाइम आ जाए या युद्ध का टाइम आ जाए तो उनको कुछ नहीं दिखता था। दे लॉस्ट नियरली एवरीथिंग। दे हैड टू गो लुकिंग फॉर वर्क इन टाउन्स में जाते थे, काम ढूंढते थे। सम एक्ट आउट अ लिविंग एज चारकोल बर्नर, जो चारकोल को बर्न करने का काम करते थे, और मतलब कुछ भी ऐसी जॉब्स, छोटी मोटी जॉब्स होती थी, उस चीज में उन्होंने काम करना शुरू किया। द लकी कुड गेट मोर रेगुलर वर्क इन रोड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, उसमें जो लकी उनको मानते थे कि ठीक है इसको काम मिल गया, अदरवाइज तो बैठे हुए थे वो, अब उनके पास कुछ नहीं था। द सोशल चेंजेस इन मसाई सोसाइटी अकर्ड एट 2 लेवल्स, अभी 2 लेवल्स पर आ गया। कैसे? फर्स्ट वन क्या था? ट्रेडिशनल डिफरेंस बेस्ड ऑन एज बिटवीन द एल्डर्स एंड वैरियर्स वाज डिस्टर्ब्ड। अब जो ट्रेडिशनल डिफरेंस रखा जाता था यंगर्स लोगों के लिए, जिनको वॉरियर्स बोला जाता था, और एल्डर्स जो रूल करते थे, वो पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो गया। दो इट डिड नॉट ब्रेक डाउन एंटायरली, सेकेंडली इसको बोलते हैं कि नहीं हुआ था, बट वो पूरा का पूरा डिस्टर्ब इसलिए हो गया था क्योंकि अब चीफ्स बन गए थे, तो उसमें एज का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था कि इसी एज का चीफ बनेगा, ऐसी एज का चीफ बनेगा। तो जो पुराना जो चल रहा था उनका वॉरियर्स और एल्डर्स वाला, वो सिस्टम पूरा पलट गया था। सेकेंड, अ न्यू डिस्टिंक्शन बिटवीन द वेल्दी एंड पुअर। अब देखिए हर जगह तो आप पुअर और वेल्दी देख सकते हो। कि पेस्टरलिस्ट की बात करें तो यहाँ पर भी 2 सिस्टम बन गए थे, एक पुअर पेस्टरलिस्ट और एक रिच पेस्टरलिस्ट। अब यहाँ पर भी 2 बन गए थे। ये पूरी तरह इफेक्टेड है, और जो रिच वाले हैं इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, not affected. All right. अब कंक्लूजन तो मुझे लगता है मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि क्या कंक्लूड करें हम इसमें, कि किसी भी चीज के साथ छेड़छाड़ बिल्कुल अच्छी नहीं है। यू कांट कि आप नहीं कर सकते। जो नियति ने बना दिया, नेचर ने बना दिया, जो लोग वो कर रहे हैं उनके साथ आप छेड़छाड़ करोगे तो आप उनको तो परेशान करोगे, खुद भी आगे चलकर नुकसान उठाओगे। तो कंक्लूजन देख लेते हैं हम क्या है। सो वी कैन सी दैट पेस्टोरल कम्युनिटीज in different parts of the world are affected in a variety of different ways by changes in the modern world, new laws, new pattern, new borders and न्यू रेस्ट्रिक्शंस। आपके बॉर्डर्स के साथ साथ, आपके वर्ल्ड के साथ साथ नई नई रेस्ट्रिक्शंस भी लग रही थी, और जो पेस्चर लैंड थी वो डिसअपियर हो रही थी। लोगों के पास अब चारा के लिए चारागाह नहीं थे, और जो थे अवेलेबल वो ओवर यूज हो गए थे, उनका बहुत ज़्यादा ओवर यूज हो गया था। तो क्या हो रहा था, धीरे धीरे जैसे जैसे ड्रॉट आता था, फेमाइन आती थी, तो कैटल्स जो थे वो मर रहे थे। येट अब सर्वाइवल टू द फिटेस्ट यहाँ पर भी लगेगा। Yet pastoralists do adapt to new times. They change the path of their annual income, reduce their cattle numbers, press for rights to enter new areas, exert political pressure on the government for relief, subsidy, other forms of support, and demand for right management of forest and water resources. कि हमें मैनेजमेंट पूरा प्रॉपर होना चाहिए, सब्सिडी मिलनी चाहिए, पॉलिटिकल प्रेशर कैसे डलवाना है, कैसे एक मूवमेंट चलानी है, और कैटल का जो नंबर है उसको रिड्यूस रखना है कि कम कैटल्स रखेंगे, अच्छे से रखेंगे। Pastoralists are not relics of the past. They are not people who have no place in the modern world. Environmentalists and economists have increasingly come to recognize that pastoral nomadism is a form of life that is perfectly suited to many hilly and dry regions of the world. देखिए
कि ये लोग वो नहीं है कि जिनको इतिहास में कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए या मॉडर्न वर्ल्ड से ये लोग बिलोंग नहीं करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम बात माने, इकोलॉजिस्ट की लोगों की बात माने या इन्वायरमेंटलिस्ट लोगों की बात माने, तो उन्होंने इस चीज पर रिसर्च भी किया है और वो इस चीज को रिकॉग्नाइज करते हैं और वो इन लोगों के राइट्स के लिए लड़े भी हैं कि अगर हम ड्राई रीजन्स की बात करें, हिली रीजन्स की बात करें, तो कहीं जो फॉर्म ऑफ लाइफ है, तो अगर हम परफेक्ट फॉर्म ऑफ लाइफ अगर हम उसमें कहें तो वो आपका पेस्टरलिज्म नोमैडिज्म है। पेस्टरल नोमैडिज्म, तो ये आपका जो फॉर्म ऑफ लाइफ है इज द मोस्ट वायबल एंड परफेक्टली सूटेड, आपका वो हिली एरियाज हो, डेजर्ट एरियाज हो या फिर आपका वो ड्राई रीजन हो, क्योंकि आप हर तरीके से हर जगह पर एक लाइफ नहीं जी सकते हो। जो लाइफस्टाइल आप अपने घर में फॉलो कर रहे हो, अगर आप माउंटेन रीजन पर जाकर ये फॉलो करोगे तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जो वहाँ की लाइफस्टाइल है उसको वैसे ही रहने देना चाहिए, उसके साथ छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बिकॉज दे आर परफेक्ट इन दैट, दे आर परफेक्ट इन दैट। तो दिस फिनिशेज योर चैप्टर। और इस चैप्टर से हमें ये भी सीख मिलती है कि हमें नेचर के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, ठीक है। सो इसमें आपके कुछ क्वेश्चंस हैं कि एक्सप्लेन व्हाई नोमैडिक ट्राइब्स कि एक दूसरे से दूसरी जगह क्यों जाती थी, उसके बाद वेस्ट लैंड रूल्स, आपके फॉरेस्ट एक्ट, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, ग्रेजिंग टैक्स, इन सब चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करना है आपको, एक दो लाइन समझनी है। और अगर आपने पूरी वीडियो को दोनों पार्ट्स को बहुत ध्यान से समझा है तो इसमें कोई आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। तीसरी चीज आपकी कि रीजन बताओ कि व्हाई मसाई कम्युनिटी लॉस देयर ग्रेजिंग लैंड्स, इजीली बता सकते हो, कॉलोनियल पीरियड का पूरा चिट्ठा लिख देना है। उसके बाद अफ्रीका और इंडिया की क्या क्या सिमिलैरिटी है, क्या क्या चेंजेस वहां पर आए, किस तरह से वहाँ के लोग यहाँ के लोगों से कनेक्टेड हैं, क्या क्या आपको सिमिलैरिटीज दिखती है वो बताना है। सो ये इजीली आप कर सकते हो बिकॉज आपके मन में अब एक पूरी स्टोरी बन गई है, कैसे वहाँ के लोग थे, कैसे उन लोगों ने वहाँ पर काम करना शुरू किया और कैसे फिर कॉलोनियल पीरियड से सब कुछ बदल गया, बट येट दे सर्वाइव्ड। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, अगर आप अडेप्ट करते हो कुछ चीज़ों को, नई चीज़ों को, तो कितने भी मुश्किल आए आप जी जाते हैं, आप जीत जाते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे लगता है कि आपको पसंद आया होगा ये वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज डू लाइक, comment, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.